नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो टॉपिक में। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के वीडियो टॉपिक में। और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है यह है मनोरोग विज्ञान का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। और इसकी जो विधियां हैं और परीक्षण है इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि इस बीमारी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। तो ये और शुरू करते हैं। जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी है और इसके जो है मेथड्स और टेस्ट हैं, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो आइए और शुरू करते हैं कि मनोरोग विज्ञान के जो है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का अर्थ होता क्या है। मनोरोग विज्ञान के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का तात्पर्य जो है मानसिक विकृतियों अथवा सामान्य व्यवहारों का मूल्यांकन से है। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि असामान्यता साधारण है अथवा गंभीर। सामान्य व्यवहार में कितनी मात्रा में विचलित है। इन दोनों तरह के व्यवहारों के बीच केवल मात्रा का अंतर अथवा केवल मात्रा या फिर गुणों का भी अंतर है। और मूल्यांकन अध्ययन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। और उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नॉलेज मिला या फिर नहीं मिला। तो मूल्यांकन अध्ययन जिसको हम असेसमेंट जो है स्टडीज बोलते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। मूल्यांकन अध्ययन का उद्देश्य यह है कि किसी समय विशेष में होने वाले व्यवहार का वस्तुनिष्ठ विवरण देना। मूल्यांकन केवल मापन उपकरण नहीं है, बल्कि यह व्यवहार का निरीक्षण तथा व्याख्या का एक सामान्य उपागम भी होता है। मूल्यांकन पद्धति का उपयोग है विभिन्न रूपों में किया जाता है, जिसमें हम कुछ चीज़ों में बांट सकते हैं। तो आइए और ABCD में करके जाते हैं। ए में इसका उपयोग भविष्य में होने वाले व्यवहार की भविष्यवाणी के लिए किया जा सकता है। दूसरा है वर्तमान में होने वाले व्यवहार के कारकों के पहचान के लिए किया जाता है। तीसरा है चिकित्सक प्रक्रियाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया या संभावना मापने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से कई सारे प्रकार हैं, लेकिन हम 4 तरह के मूल्यांकनों का यहाँ पे जो है वो जानेंगे, जिसमें व्यवहार मूल्यांकन आएगा, संज्ञानात्मक मूल्यांकन आएगा, संबंधात्मक मूल्यांकन आएगा और दैहिक मूल्यांकन आएगा। व्यवहार मूल्यांकन जिसको हम बिहेवियर असेसमेंट बोलते हैं। व्यवहार चिकित्सा आंदोलन के परिणाम स्वरूप व्यवहार मूल्यांकन का विकास संभव हुआ। इसका जो है उपयोग प्रायः ऐसे प्रतिक्रिया अभाव की पहचान करने के लिए किया जाता है जिसका उपचार प्रबलन से किया जाता है, यानी रेनफोर्समेंट से किया जाता है। व्यवहार मूल्यांकन के आधार पर ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करना संभव है जो अन्य संसाधनों से संभव नहीं हो पाता है। इस तरह के निरीक्षणों के उदाहरण चिकित्सालय, विद्यालय अथवा औद्योगिक संगठनों में भी स्पष्टता देखे जा सकते हैं और देखने को मिलते भी। दूसरा है संज्ञानात्मक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक मूल्यांकन से असामान्य तथा कुसमायोजित व्यवहार के पूर्व घटित विचारों एवं साथ साथ चलने वाले विचारों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त होती है। इससे इन कार्य विधियों के प्रभावों से संबंध में भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके लक्ष्य होता है व्यक्ति के सोचने तथा व्यवहार के तरीकों को परिमार्जित करना। तीसरा हो जाता है संबंधात्मक मूल्यांकन, जिसको हम रिलेशनल असेसमेंट बोलते हैं। संबंधात्मक जो मूल्यांकन है, इसका अर्थ होता है किसी असामान्य व्यवहार अथवा कुछ समायोजित व्यवहार का आकलन किसी विशेष परिस्थिति के संदर्भ में करना, जैसे परिवार, विद्यालय, अकेलापन अथवा दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में कुछ समायोजित व्यवहार का आकलन करना वस्तुतः संबंधात्मक मूल्यांकन का उदाहरण हो जाता है। इसके बाद दैहिक मूल्यांकन आ जाता है। दैहिक मूल्यांकन का अर्थ है शरीर के कार्यों के माध्यम से शिक्षार्थी के भावों, संवेगों तथा प्रेरकों को समझना। इसके लिए शारीरिक परिवर्तन जैसे पुतली जो है विस्तारण, जिसको पुपिल डायलेशन बोलते हैं। इसके बाद रक्तचाप हो गया, विद्युत त्वचा प्रतिक्रिया यानी जिसको हम इलेक्ट्रिकल स्किन रेस्पॉन्स ESR बोलते हैं, का मापन उपयुक्त मापकों की सहायता से किया जा सकता है। इसके बाद हम मनोरोग जो है विज्ञान की विधियां और इसके परीक्षण के बारे में हम जानेंगे।
यानी मूल्यांकन के बारे में जानेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक मेथड्स एंड टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए और जानते हैं। सबसे पहला जो आता है इसमें निरीक्षण विधि आता है। सामान्य व्यवहार के जो है विभिन्न पक्षों के मूल्यांकन या आकलन में निरीक्षण काफ़ी उपयोगी विधि एवं उपकरण जो है प्रमाणित होता है। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है तथा निर्धारित किया जाता है कि वह कहाँ तक सामान्य अथवा असामान्य है। निरीक्षण में जो है किसी व्यवहार या घटना का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वह घटित हुआ होता है। एक मानसिक रोगी किस प्रकार हंसता है, रोता है, दौड़ता है या अन्य व्यवहार करता है, उसी रूप में उसका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण उसी की ओर से कोई परिचालन नहीं करता है, यानी नॉर्मली वो चलते रहता है। इसके कुछ गुण भी है, लेकिन सरासन ने जो है इसकी जो परिभाषा दी है वो क्या दी है। निरीक्षण एक शोध विधि है जिसमें कोई चर परिचालित नहीं किया जाता है और संबंधों का अध्ययन उसी स्वाभाविक रूप में किया जाता है जिस रूप में वे घटित होते हैं। इसके बाद इसके कुछ गुण हैं, आइए गुणों को हम देख लेते हैं। निरीक्षण में जो है स्वाभाविकता का गुण पाया जाता है। इसके द्वारा किसी घटना या व्यवहार का अध्ययन स्वाभाविक वातावरण में किया जाता है, इसलिए यह अध्ययन काफ़ी स्वाभाविक होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। सरासन के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में यह विधि असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए उपवर्जन विधि बन जाती है, और ये बात उन्होंने 2010 में अपने लिखित थीसिस या फिर अपने लिखे बुक में इसका वर्णन किया है। तीसरा, निरीक्षण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत तथा व्यापक होता है। आवश्यकता के अनुसार सहभागी निरीक्षण तथा असहभागी निरीक्षण का उपयोग किया जाता है, और ख़ास करके जब आप ग्रेजुएशन में होंगे तो वहाँ पे आपको ये सहभागी और असहभागी निरीक्षण जरूर मिला होगा। लेकिन यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जो सहभागी निरीक्षण होता है वो निरीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति सम्मिलित होता है, लेकिन असहभागी निरीक्षण में व्यक्ति सम्मिलित ना होकर दूर से रह के और एक ग्रुप को क्या करता है, देखता है, निरीक्षण करता है और उसी के आधार पे अपने को वो करता है। इसके कुछ अवगुण भी है। निरीक्षण का जो है यह एक दोष यह है कि व्यक्ति एक ही व्यवहार अथवा शारीरिक हाव भाव की व्याख्या निरीक्षण के विभिन्न रूपों में कर सकता है। अतः किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था का ठीक पता लगाने के लिए आवश्यक है कि निरीक्षित व्यक्ति के वातावरण से जो है ये परिचित हो। दूसरा है, निरीक्षण का दूसरा दोष यह बतलाया जाता है कि निरीक्षण की पूर्व धारणा उसके निरीक्षण के आधार पर प्राप्त तथ्यों की व्याख्या को प्रभावित करती है। फलतः निरीक्षण के आधार पर सामग्रियों पर आधारित निष्कर्ष वस्तुगत और पक्षपात रहित नहीं हो पाता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है व्यक्ति अध्ययन विधि, और इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषण, साक्षात्कार विधि, और भी कई सारी विधियां आनी है। तो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको पढ़ते जाएंगे और कोशिश कम करेंगे कि इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, खासकर आने वाले समय में। तो दूसरा हो जाता है हमारा व्यक्ति अध्ययन विधि, और इसका उपयोग जो है खास करके ये आपने देखा होगा केस स्टडी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसको हम केस स्टडी मेथड बोलते हैं। और बड़े बड़े जो खास करके आतंकवादी या फिर वैसे वैसे लोग जो आतंक वगैरह से होते हैं या फिर बड़े बड़े अपराधी होते हैं, इनका केस स्टडी किया जाता है और उसी के आधार पर इनको सुधारने का प्रयास किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि पकड़े भी जाते हैं कई सारे अपराधी भी। इस विधि के द्वारा जो है एक समय में एक व्यक्ति का ही अध्ययन किया जा सकता है। अतः किसी खास या असामान्य व्यक्ति के बारे में जानकारी के लिए इस विधि का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रयोगों एवं अनुसंधानों द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति को असामान्य बनाने में परिवार की आर्थिक, सामाजिक एवं सान्वेगिक स्थितियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए असामान्य व्यक्ति कि यथार्थ एवं विश्वस्त परिचय पाने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम व्यक्ति के परिवार, आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक अवस्था का जो है पूर्ण ज्ञान करें। उसके जन्म से लेकर असामान्य होने तक के जीवन का
पूर्ण विवरण तैयार करें। और ऐसे ऐसे कई सारी फिल्में भी बन चुकी है। एक मूवी आई थी साउथ में, बेल करके, पुनीत कुमार की मूवी थी, शायद आपने नहीं देखी हो। पर वहाँ पे एक देखने को मिलता था कि वो एक भिखारी के रूप में होते हैं और उनके ऊपर जो है केस स्टडी, या फिर आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा जहाँ पे केस स्टडी किया जाता है कि ये व्यक्ति जो था ये काफ़ी खूंखार था, या फिर एक व्यक्ति जो एक सामान्य व्यक्ति से कैसे इतना खूंखार व्यक्ति बन गया, इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। शायद वो हीरो भी हो सकता है और गुंडा भी हो सकता है। तो केस स्टडी पे फिल्में बहुत ज़्यादा बनती हैं। इसके बाद जो है इस विधि पर जो आधारित निष्कर्ष कहाँ तक सही है, उस व्यक्ति या परिवार से परिचय का संबंध में पक्षपात तो नहीं किया गया, इस बात पर निर्भर करता है। अतः यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति के संबंध में उसके आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाए। हाँ, यह पूछताछ भी सावधानी के साथ करना चाहिए, जिसमें भी पक्षपात रहित होना चाहिए। इस विधि के संबंध में एक कठिनाई यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही घटना का बात का अर्थ विभिन्न मनोवैज्ञानिक एक तरह लगाएं या उसका जो समान महत्व दें। युंग, फ्रायड, एडलर, सबका अपना अपना मत हो सकता है। वास्तव में इस विधि की सफलता बहुत कुछ उसके प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिकों की दक्षता, प्रशिक्षण एवं निष्पक्षता पर निर्भर करती है, क्योंकि यह विधि यथार्थ विधि नहीं है कि यथार्थ का मतलब जो जैसा है वैसा ही आगे डिलीवर कर देना। तीसरा हो जाता है मनोविश्लेषण विधि। किसी असामान्य व्यक्ति के, जिसको हम साइको एनालिटिक मेथड बोलते हैं, किसी असामान्य व्यक्ति की असामान्यताओं का पूर्ण परिचय पाने के लिए आवश्यक है कि उसके मन की अतृप्त इच्छाओं, भावनाओं, धारणाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके संबंध में जानकारी के लिए मनोविश्लेषणात्मक विधि का सहारा लेना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह अचेतन मन का क्षेत्र है। व्यक्ति की गुप्त इच्छाओं की जानकारी आसानी से नहीं हो पाती है, न वे सरल ढंग से व्यक्त हो पाती है। प्रायः ये गुप्त इच्छाएं व्यक्ति के व्यवहार, जैसे पैर हिलाना, उंगलियां तोड़ना, दांतों से नाखून काटना, स्वप्न में चिल्ला उठना आदि द्वारा अभिव्यक्त होती है। मनोविश्लेषकों के अनुसार हमारी कोई भी क्रिया जो है ये निरर्थक नहीं होती है। इसका मतलब हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जरूर कनेक्ट करती है। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त मनोविश्लेषक जो है असामान्य व्यक्ति के साथ एक संवेगात्मक संबंध स्थापित कर लेता है और उसका विश्वास पात्र बन जाता है और उसे अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मनोविश्लेषक पर पूरा विश्वास रहने के कारण रोगी अपनी गुप्त बातों को निसंकोच भाव से व्यक्त कर देता है। मनोविश्लेषक उसकी सारी बातों को लिखता जाता है और उसके आधार पर सामान्यता का कारण का पता लगाकर उसका उपचार करता है। वास्तव में इस विधि का जो है महत्व असामान्य मनोविज्ञान में इतना अधिक है कि इस पुस्तक के लेखक ने उसका विस्तृत जो है वो आगे हमें एक चैप्टर जो है वो मिलेगा हमें, जिसको हम मनोचिकित्सा बोलते हैं। चौथा हो जाता है साक्षात्कार विधि। असामान्य व्यवहार अथवा मनोरोगमय विकृतियों के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण साक्षात्कार है, यानी जिसको हम इंटरव्यू मेथड बोलते हैं। इसे नैदानिक साक्षात्कार भी कहते हैं। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच होता है, जिन्हें साक्षात्कारता तथा साक्षात्कार देने वाला कहा जाता है, जिसको इंटरव्यूअर तथा इंटरव्यूई कहा जाता है। साक्षात्कारता की जो भूमिका में चिकित्सक होता है तथा साक्षात्कार देने वाले की भूमिका में सेवार्थी या रोगी होता है। चिकित्सक अपने सेवार्थी से आवश्यक प्रश्न पूछता है और सेवार्थी के द्वारा दिए गए उत्तरों के आलोक में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। इन सूचनाओं के आलोक में सेवार्थी का निरूपण, पूर्वानुमान एवं उपचार करना संभव होता है। नैदानिक साक्षात्कार के 4 संगठक हैं, जिसमें रोगात्मक संबंध हो जाता है, इसको रिपोर्ट बोलते हैं। इसके बाद प्रविधि हो जाती है, मानसिक स्थिति तथा निरूपण हो जाते हैं। रागात्मक संबंध का जो मतलब है, इससे पहले साक्षात्कारता अपने सेवार्थी के साथ संवेगात्मक संबंध स्थापित करता है। इसे सेवार्थी अपने चिकित्सक के साथ साथ सहज रूप से बातचीत करने
लगता है। प्रविधि का अर्थ हो जाता है साक्षात्कारता अपने सेवार्थी के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करने हेतु अनुकूलन प्रविधियों का उपयोग करता है। मानसिक स्थिति का अर्थ यह है कि साक्षात्कारता अपने सेवार्थी के मानसिक स्तर को निर्धारित करता है, जिससे ज्ञात होता है कि सेवार्थी किस मानसिक स्तर तक जो है कार्यरत है। इसके अलावा जो निरूपण का अर्थ यह होता है साक्षात्कारता अपने सेवार्थी की समस्याओं का बार बार संशोधन करता है। इसके बाद इसके कुछ गुण भी है और अवगुण भी है, इसको देख लेंगे और उसके बाद हम सहसंबंधात्मक विधि की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके गुण हैं साक्षात्कार विधि के असामान्य मनोविज्ञान तथा मनोरोग विज्ञान विधि के रूप में जो है साक्षात्कार एक इसका गुण यह है कि इसके द्वारा व्यक्ति या फिर सेवार्थी का गहन अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा है साक्षात्कार का यह भी गुण है कि इसके द्वारा व्यक्ति या सेवार्थी के शारीरिक हाव भाव व्यवहार के ढंग आदि अशाब्दिक संकेतों का से लाभ उठाने का भी अवसर मिलता है। तीसरा है आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार आदि का उपयोग करके सेवार्थी का मूल्यांकन करना संभव होता है। इसका कुछ अवगुण भी है, इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है साक्षात्कार के माध्यम से एक गंभीर मानसिक वृत्ति वाले रोगी का संबंध सही सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है, नॉर्मल लोग बता देते हैं। इस विधि का दोष यह भी है कि साक्षात्कार के समय एक नया वातावरण रहता है, इसीलिए कभी कभी साक्षात्कार देने वाला घबराहट का शिकार बन जाता है और साक्षात्कारता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। तीसरा, यह विधि वास्तव में आत्मनिष्ठ विधि है, इसलिए साक्षात्कार देने वाला कभी कभी किसी प्रश्न का गलत उत्तर जानबूझकर भी दे सकता है। चौथा है साक्षात्कार के समय साक्षात्कारता के निर्णय पर उसके व्यक्तिगत जो है पक्षपातों का प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे हालत में सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है। पांचवा है सहसंबंधात्मक विधि, जिसको हम कोरिलेशनल विधि भी कहते हैं, और इसके जो है मूल्यांकन भी पढ़ेंगे, अवगुण भी पढ़ेंगे और गुण भी पढ़ेंगे। सहसंबंधात्मक विधि असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए सहसंबंधात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। सहसंबंधात्मक विधि वह शोध विधि है जिसमें दो चरों से सहप्राप्ति के संबंध में परीक्षण या निरीक्षण किया जाता है, और इसका जो है यहाँ बहुत से व्यक्तियों के निरीक्षणों से प्राप्त सूचनाओं या प्राप्तांकों एवं विश्लेषण सहसंबंध परीक्षण के द्वारा दो चरों के बीच के संबंध को निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लें 100 व्यक्तियों के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि जिन लोगों में सबसे अधिक असामान्य व्यवहार देखे गए बचपन में उनका पालन पोषण उतना ही खराब हुआ था। इसके विपरीत जिन लोगों में असामान्य व्यवहार सबसे कम देखे गए उनका पालन पोषण जो है बचपन में अच्छा हुआ था। इस आधार पर यह परिणाम प्राप्त हुआ कि असामान्य व्यवहार तथा पालन पोषण के स्वरूप के बीच विश्वसनीय सहसंबंधात्मक जो है ये संबंध होते हैं। यदि यह धनात्मक सहसंबंध है तो परिणाम यह समझा जाएगा कि असामान्य स्तर पर उसी अनुपात में अधिक होगा जिस अनुपात में बुरे पालन पोषण का स्तर ऊंचा होगा। इसके विपरीत ऋणात्मक सहसंबंध की स्थिति में यह निष्कर्ष हुआ कि उच्च स्तरीय और सामान्य जो है व्यवहार का संबंध निम्न स्तरीय संबंध बुरे जो है पालन पोषण से हो जाता है। और इसका जो है मूल्यांकन करने पे हम देखेंगे इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा दो चरों के बीच संबंध दिशा तथा मात्रा दोनों का एक साथ पता चल जाता है। और उपयुक्त उदाहरण से दो बातों की तो जानकारी जो है स्पष्ट मिल जाती है। एक तो यह कि असामान्यता तथा पालन पोषण के बीच धनात्मक संबंध है या ऋणात्मक। दूसरी बात यह है कि यह संबंध जो है कितना कमजोर है या फिर कितना अधिक सबल है। इसके साथ ही साथ आ जाता है हमारा प्रयोगात्मक विधि, और इसका हम उदाहरण भी लेंगे और कोशिश करेंगे इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। प्रयोगात्मक, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि में
दो चरों के बीच कर्णात्मक संबंध को एक नियंत्रित परिस्थिति में स्थापित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ किसी स्वतंत्र चर के प्रभाव को किसी मिश्रित चर पर आंकने का प्रयास किया जाता है। जो चर प्रभाव डालता है तो अर्थात कारण होता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं, और जो चर प्रभावित होता है उसे आश्रित चर कहा जाता है। प्रयोगात्मक शोध प्रायः 4 चरण में होते हैं। पहले चरण में यादृच्छिक आवंटन बोलते हैं इसको, रैंडम उसके बाद के द्वारा प्रयोज्यों को जो है प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रण समूह में विभाजित किया जाता है। यह निश्चित किया जाता है कि दोनों समूह अनुरूप हों। दूसरे चरण में आश्रित चर के स्तर की जांच करके सामान्य बनाया जाता है। तीसरे चरण में प्रयोगात्मक समूह को स्वतंत्र चर से प्रभावित किया जाता है किंतु नियंत्रित समूह को नहीं। चौथे चरण में दोनों समूहों के जो है आश्रित चर का आकलन किया जाता है। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो देखते हैं कि प्रथम चरण में आवंटन द्वारा जो है ये 50 बच्चों को प्रयोगात्मक समूह तथा 50 बच्चों को नियंत्रित समूह में रखा जाएगा। प्रयास किया जाएगा दोनों समूह के बच्चे हर तरह से अनुरूप हों। दूसरे चरण में दोनों समूहों के चरण के जो है असामान्य व्यवहार के स्तरों को निर्धारित किया जाएगा। तीसरे चरण में प्रयोगात्मक समूह के बच्चे के साथ साथ माता पिता जानबूझकर बुरा व्यवहार करेंगे, जबकि नियंत्रित समूह के साथ उसके माता पिता सामान्य व्यवहार करेंगे। अंतिम चरण में कुछ वर्षों के बाद दोनों समूहों के बच्चों के असामान्य व्यवहार के स्तरों को पुनः निर्धारित किया जाएगा। परंतु यदि प्रयोगात्मक समूह के बच्चों में नियंत्रण समूह के बच्चों से अधिक असामान्य व्यवहार देखे गए तो यह निष्कर्ष में पाया जाएगा कि असामान्य व्यवहार का कारण यह बुरा पालन पोषण है। तो ये तो था हमारा इसका उदाहरण, लेकिन इसका मूल्यांकन भी करना है क्योंकि हम मूल्यांकन पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन में गुण आता है, तो प्रयोगात्मक विधि के जो गुण हैं इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम दोष को भी देख लेंगे। यहाँ अध्ययन जो है ये परिस्थिति पूर्ण नियंत्रित रहती है। दूसरा है इस विधि में परिशुद्धता का गुण पाया जाता है, और तीसरा है इस विधि में विश्वसनीयता जो है ये संतोषजनक होती है। इसके आधार पर विश्वसनीय जो है परिणाम प्राप्त होते हैं। चौथा है इस विधि में उच्च वैधता पाई जाती है। इसके आधार पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे विश्वसनीय होने के साथ साथ वैध भी होते हैं। इसके तो कुछ दोष भी होंगे क्योंकि जिस भी चीज़ का गुण है उसका कहीं ना कहीं दोष पाया जाता है। पहला दोष है इस विधि का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। दूसरा इस विधि में लचीलापन का अभाव कम पाया जाता है। तीसरा है अध्ययन पर प्रयोगकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात का भी प्रभाव दिखता है। चौथा हो जाता है हमारा कोटि विधि, जिसको हम रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। मनोरोग विज्ञान में कोटि विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को कोटि क्रम विधि भी कहा जाता है, रैंक ऑर्डर मेथड भी कहा जाता है। इस विधि का सबसे पहले उपयोग कैटल ने 1903 में किया था। इस विधि में निर्णायक अथवा निर्णायकों को जो है कहा जाता है कि वे दिए गए मापदंड के आधार पर व्यक्तियों का कोटिकरण करके प्राप्तांकों के आधार पर करें। रेबर ने 2001 में कहा है कोटिक्रम विधि में प्राप्तांकों को उनकी श्रेणियों के अनुसार सजाया जाता है। कोटिकरण करने के भी दो तरीके हैं। पहला हो जाता है उच्च से न्यून की ओर, और दूसरा हो जाता है न्यून से उच्च की ओर। इसके कुछ गुण भी होंगे और कुछ हानियां भी होंगी। तो आइए और इसके गुण और अवगुण देख लेते हैं। इसके बाद हम रेटिंग विधि देखेंगे, और रेटिंग विधि के बाद हम परीक्षणों का उपयोग पढ़ेंगे, और हमारा ये जो टॉपिक होगा इसका द एंड हो सकता है। तो हो सकता है 10 मिनट समय अभी आपको और देना पड़े, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। इस विधि के जो है गुण ये निम्नलिखित हो सकते हैं। जो कोटि विधि है, सरलता एवं सहजता काफ़ी ज़्यादा इसमें पाई जाती है। समय और श्रम की बचत काफ़ी कम होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और बड़े प्रतिदर्श यानी सैंपल रैंडिंग के लिए, यानी बड़े जो सैंपल होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और व्यक्ति के बीच हम तुलना जो है बड़े ही आसानी से कर लेते हैं, और पर्याप्त भविष्यवाणी भी हम कर लेते हैं, प्रेडिक्शन भी आसानी से हम कर लेते हैं। इसके अवगुण क्या है, ये वास्तव में क्या भेदीकरण संभव इसमें
नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कभी कभी रेटर अपने व्यक्तिगत निर्णय के विरुद्ध कोटिकरण करने पर बाध्य होता है। इसलिए गिलफोर्ड ने कहा इस विधि से व्यक्तियों के बीच वास्तविक विधिकरण संभव नहीं है। इसके द्वारा निरपेक्ष तुलना भी जो है संभव नहीं होती है, और इस विधि के द्वारा जो है कोटिकरण किया जाता है वह यथार्थ नहीं होता। आठवीं विधि हो जाती है हमारी रेटिंग विधि। इस विधि का उपयोग ऐसी हालत में किया जाता है जब असामान्यता तथा मनोरगात्मक व्यवहार के आकलन की अन्य विधियां उपलब्ध नहीं होती है। कारण यह विधि जो है वस्तुतः सबसे अधिक आत्मनिष्ठ है। इसमें वस्तुनिष्ठता का काफ़ी अभाव रहता है। इसके माध्यम से बिल्कुल आत्मनिष्ठशील गुणों का आकलन किया जाता है। इस विधि का संबंध में रेबर, एलन तथा रेबर ने कहा है कि रेटिंग स्केल वह विधि है जो रेटिंग करने में रेटर की सहायता करती है, और इसके हो सकते हैं कुछ गुण भी हो और कुछ अवगुण भी हो। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। इस विधि का एक गुण यह है कि यह विधि मितव्ययी है, यानी इकोनॉमिकल होती है। इस विधि के द्वारा मानसिक समस्याओं का समाधान में काफ़ी कम समय लगता है, श्रम कम पड़ता है और मुद्रा भी काफ़ी कम खर्च होता है। दूसरा, इस विधि का दूसरा गुण इसकी सरलता है। मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए इस विधि का उपयोग आसानी से हम कर सकते हैं। तीसरा है कि रेटिंग स्केल एक ऐसी विधि है इसका उपयोग के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार सहज प्रयास करके हम विधि का उपयोग करना भी संभव हो जाता है, और यह विधि जो है अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय भी है। इसके दोष भी हैं। यह दोष ये हो आत्मनिष्ठ विधि है। निर्णय लेते समय व्यक्ति अपनी पूर्ण धारणा, मनोवृत्ति, पूर्व अनुभूति, आवश्यकता आदि से प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेना संभव नहीं होता है। इस विधि का यह भी दोष है कि इस तरह की जो है मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। विशेष रूप से अधिक जटिल समस्या समाधान के लिए तो इसमें संभव ही नहीं हो पाता है रेटिंग विधि में। इसके बाद हम पढ़ेंगे परीक्षणों का उपयोग। सामान्य व्यवहार को अनुकूली व्यवहार तथा मनोविकृतियों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए कई सारे परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बुद्धि परीक्षण आता है मुख्य रूप से, और प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टिव जो टेस्ट होता है ये आता है। तो आइए और इन दोनों को हम जान लेते हैं और कोशिश करते हैं इस वीडियो को ख़त्म करने की। ऑलरेडी हम 28-29 मिनट पे पहुंच चुके हैं। तो पहला है हमारा बुद्धि परीक्षण। असामान्य व्यवहारों तथा मनोरोग विकृतियों के मनोवैज्ञानिक आकलन तथा मूल्यांकन के लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। ऐसे परीक्षणों में बीने साइमन स्केल, वेसलर वयस्क बुद्धिमानी तथा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का उपयोग अधिक किया जाता है। और इसकी जो उपयोगिताएं हैं जो बुद्धि परीक्षण की, ये कहाँ कहाँ होता है आइए और देख लेते हैं। पहला है बौद्धिक स्तर का आकलन के लिए किया जाता है। बौद्धिक परीक्षणों से व्यक्ति में सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन करना संभव होता है। सामान्यतः बुद्धि के 3 स्तर हैं, जिसे औसत, औसत से ऊपर तथा औसत से नीचे कहते हैं। औसत से ऊपर स्तर को भी हम तीव्र बौद्धिक स्तर तथा अति तीव्र बौद्धिक स्तर तथा प्रतिभाशाली में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार औसत से नीचे को मंदबुद्धि, मैरोन तथा इम्बेसाइल तथा इडियट में विभाजित किया जाता है। तथा बुद्धि परीक्षणों की सहायता से यह निर्धारित करना संभव होता है कि रोगी या सेवार्थी किस बुद्धि के स्तर का है, और इसके नैदानिक मनोवैज्ञानिकों अथवा चिकित्सकों को मनोविज्ञान समस्याओं में के समाधान में काफ़ी आसानी होती है। दूसरा है अपराधी व्यवहारों का निरूपण। बुद्धि परीक्षण से व्यक्ति के अपराधी व्यवहारों को समझने की सुविधा होती है। व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें एक मुख्य कारण बौद्धिक योग्यता या फिर अत्यधिक तीव्र होना है। जैसे जो बच्चे बौद्धिक मंदता के कारण अपने वर्ग में समायोजित नहीं कर पाते हैं, वे अपराधी व्यवहार करने लग जाते हैं। अतः बुद्धि के परीक्षणों का उपयोग करके निर्णय लिया जा सकता है कि अपराधी व्यवहारों का आधार बौद्धिक मंदता है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उसको उपचार में सहायता मिल सकती है। तीसरा हो जाता है समस्यात्मक व्यवहारों का निरूपण। बौद्धिक
परीक्षण से समस्यात्मक व्यवहारों का निरूपण में सहायता मिलती है। अध्ययनों से अभी पता चलता है कि कुछ बच्चे जो हैं मंद बुद्धि या तीव्र विधि के होने के कारण स्कूल या घर में समस्यात्मक व्यवहार करने लग जाते हैं। चौथा हो गया शैक्षणिक उपलब्धि की भविष्यवाणी। बुद्धि परीक्षणों की सहायता से नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को किसी बालक की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में भविष्यवाणी करने में सुविधा होती है। यह एक वास्तविकता है कि अन्य बातें समान रहने पर कोई बालक शिक्षा के क्षेत्र में उसी हद तक सफल होता है जिस हद तक वह बुद्धिमान होता है। इस आधार पर उस बालक की शैक्षिक सफलता के संबंध में भविष्यवाणी करना संभव होता है। पांचवा हो जाता है व्यावसायिक निर्देशन। बुद्धि परीक्षणों की सहायता में व्यावसायिक निर्देशन में भी काफ़ी सुविधा होती है। यह बात सर्वविदित है कि व्यावसायिक सफलता अन्य बातों के साथ साथ बौद्धिक योग्यता पर भी निर्भर करती है। एक विशेष व्यवसाय में सफल होने के लिए एक निश्चित मात्रा में बौद्धिक योग्यता आवश्यक होती है। अतः इस अवधारणा के आधार पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों के अनुकूल व्यवसाय करने पर सहायता देने में सफल हो पाते हैं। छठा हो जाता है शैक्षणिक पिछड़ापन का निदान। बुद्धि परीक्षणों से शैक्षिक पिछड़ापन का निदान या निरूपण में सहायता मिलती है। सातवां है मानसिक विकृतियों का निरूपण। बुद्धि परीक्षणों से की यह सबसे बड़ी उपयुक्तता है कि इसकी सहायता से स्नायु विकृतियों तथा मनोस्नायु विकृतियों के निरूपण में सहायता मिलती है। इस क्षेत्र में बीमन संयमन मापने तथा व्यस्तगत मापने की उपयोगिता सबसे अधिक होती है। दूसरा है प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद इसके गुण और अवगुण पढ़ने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक सबसे लंबा वीडियो तो बन ही चुका है मेरे करियर का। असामान्य व्यवहारों एवं मनोरोग विकृतियों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए कई तरह के व्यक्तित्व परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रक्षेपण निरीक्षण परीक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में TMT, IBT, WAT, PFT आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके गुण है प्रक्षेपण विधि के व्यक्तित्व के अवचेतन पक्ष का मूल्यांकन। प्रक्षेपण जो है इसका एक गुण यह है या फिर लाभ यह है कि इसमें इसके द्वारा रोगी या सेवार्थी के व्यक्तित्व के अचेतन का मापन समुचित रूप से संभव होता है। दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष मूल्यांकन। प्रक्षेपण परीक्षण से रोगी का नैदानिक मूल्यांकन अप्रत्यक्ष रूप से संभव होता है, इसलिए रोगी को अवांछनीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन सही तौर पर संभव हो जाता है। तीसरा है संगठन एवं संगठन का मूल्यांकन। प्रक्षेपण परीक्षण के आधार पर रोगी या व्यक्ति के संगठकों या तथा संगठनों दोनों का मूल्यांकन संभव होता है। चिकित्सक को एक और इस बात का संकेत मिलता है कि रोगी के व्यक्तित्व में कौन कौन से संगठन हैं तथा दूसरी ओर इस बात का बोध होता है कि रोगी का व्यक्तित्व कहाँ तक संगठित या फिर विघटित है। चौथा नंबर है व्यक्तित्व के बुरे पक्षों का मूल्यांकन। प्रक्षेपण विधि या प्रक्षेपण परीक्षण से रोगी के व्यक्तित्व के बुरे पक्षों के मूल्यांकन में चिकित्सक को काफ़ी सुविधा होती है, कारण रोगी अपने व्यक्तित्व के बुरे पक्षों का अस्पष्ट उत्तेजनाओं के प्रति आसानी से ये आरोपित या प्रक्षेपित कर देता है। इसकी कुछ दोष भी हैं। पहला है हो गया मानकीकरण की कमी, यानी परीक्षण में के साथ एक कठिनाई है कि अधिकांश जो है प्रक्षेपण परीक्षणों में मानकीकरण की कमी है, एक लेबल नहीं है। दूसरा हो गया स्टैंडर्ड इसमें नहीं है। अंकन की कठिनाई, यानी अधिकांश प्रक्षेपण परीक्षण में अंकन की कठिनाई पाई जाती है, जैसे TAT में कोई एक निश्चित अंकन विधि नहीं। तीसरा हो गया चिकित्सक का व्यक्तिगत पक्षपात, यानी प्रक्षेपण परीक्षण का एक गंभीर दोष यह है कि इसके आधार पर जो प्रदत्त प्राप्त होता है उसकी व्याख्या करते समय चिकित्सक अपने व्यक्तिगत पक्षपातों तथा पूर्व धारणाओं, स्थिराकृतियों, विश्वासों तथा अनुकूलित प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोगी का नैदानिक मूल्यांकन पक्षपातपूर्ण बन जाता है। तो ये था आज का टॉपिक।
उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।